अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। हमारे चैनल पर आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन को हमारी तरफ से खुश आमदीद। समर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और गाड़ी चलाते हुए एक नजर अपनी घड़ी की तरफ डाली। वो चंद ही मिनटों में अपने आबाई फार्म हाउस पहुंचने वाला था। इस वक्त वो बहुत ही दिल शिकस्ता था क्योंकि उसके सपनों का महल जमीं बोझ हो चुका था और वो सिवाय अपनी बेबसी पर मातम करने के अलावा और कुछ भी ना कर सकता था। आज सुबह तक तो उसकी दुनिया बहुत रंगीन थी और वो अपनी मोहब्बत पे नाज़ा भी था, मगर वो ये ना जानता था कि उसकी सच्ची मोहब्बत उर्वा उसे धोखा दे रही है। समर ने तो अपने फ्यूचर के लिए न जाने कौन कौन से सपने सजा रखे थे, लिहाजा आज उसने फैसला कर रखा था कि उर्वा को शादी के लिए प्रपोज कर देगा। वो अपनी इन्हीं सोचों में सरशार आज वक्त से पहले दफ्तर जा पहुंचा था। उसे कमरे से उर्वा की बातें करने की आवाज सुनाई दी तो वो बेइख्तियार खामोशी से दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उर्वा की मीठी मीठी आवाज उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उर्वा उसके बिजनेस पार्टनर अतीक के साथ मिलकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है तो समर पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दोनों मिलकर उसकी मोहब्बत और सादगी का मजाक उड़ा रहे थे। समर को आज पता चला था कि दर हकीकत उर्वा समर से नहीं बल्कि अतीक से मोहब्बत करती है और उसके कहने पर ही समर से मोहब्बत का ढोंग रचा रही है ताकि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान दिया जाए। वो अतीक के कहने पर ही समर पर मेहरबान हुई थी। समर को आज पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितनी बेबस मखलूक है। कल तक उसे उर्वा की मोहब्बत और चाहत पर इतना यकीन था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसका जिगरी यार अतीक भी उसके साथ धोखा कर रहा था। ये बात जानने के बाद समर फूट फूट कर रोया। आज उसे अपनी जिंदगी यकलख्त वीरान सी लगने लगी थी। वो जज्बाती तौर पर इतना टूट चुका था कि किसी की नजरों में आए बगैर वो अपने गांव की तरफ निकल गया। शहर की रंगीनियों से मुंह मोड़कर वो अपने फार्म हाउस की तरफ रवाना था। समर किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो जिसे भी अपनी रुदात सुनाता वो उससे हमदर्दी करने की बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाता। लिहाजा उसने अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद को तन्हा करने का फैसला किया। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने फार्म हाउस की अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गया। समर को आज भी याद था कि वो आखिरी मर्तबा 10वीं क्लास में अपने फार्म हाउस पर आया था, मगर वक्त ने आज उसे इतना बेबस कर दिया था कि वो फिर से अपने आबाई गांव आने पर मजबूर हो चुका था। वो जैसे ही अपने फार्म हाउस के मेन दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक नौउम्र लड़की दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी हुई रोती हुई नजर आई। उसका हुस्न जहां सोज उसके बोसीदा कपड़ों से भी छलका जा रहा था। लड़की के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी गर्दन और चेहरे पर काटने के अलावा तशद्दुद के निशानात भी साफ नजर आ रहे थे। उसे देखते ही समर को फौरन एहसास हुआ कि ये लड़की किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुई है। अरे बीबी, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? अचानक से समर की आवाज सुनकर वो लड़की एकदम से उछल पड़ी। क्या क्या तुम मेरे रोने की आवाज सुन सकते हो? क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ? समर की आवाज सुनते ही वो लड़की किसी गुड़िया की तरह बोलने लगी। उसकी हैरतज़दा आंखें अब भी समर पर टिकी हुई थी, लेकिन समर को कुछ और ही महसूस हो रहा था। शायद ये लड़की माली बाबा की बावली बेटी है जिसका जिक्र अक्सर उसके बाबा किया करते थे। समर ने जैसे ही लड़की को जवाब देने के लिए मुंह खोला तो लड़की चीखती चिल्लाती हुई बाग की जानिब भाग खड़ी हुई। वो आ गया है, मेरा मसीहा आ गया है। न जाने समर की मौजूदगी ने उस लड़की के दिलो दिमाग पर क्या जादू किया कि वो खुशी से पागल हो गई थी। लड़की की ये हालत देखकर समर ने अपना सर एक तरफ को झटका। उफ खुदाया, पागल औलाद भी किस कदर बड़ी आजमाइश है। पता नहीं बेचारे माली बाबा इस लड़की को कैसे संभालते होंगे। समर ने तासुफ से सर हिलाया और झुककर सीढ़ियों पर रखे हुए एक बड़े से गमले के नीचे से घर की चाबी निकाल ली।
अंदर आते ही उसने पूरे घर की लाइटें जलाई और सोफे पर लेट गया। वो खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और सोफे पर लेटे लेटे ही उसे नींद आ गई। ये रात का ना जाने कौन सा पहर था कि जब समर की आंख खुद ब खुद ही खुल गई। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था और एक मुहीब सी खामोशी फैली हुई थी। अंधेरे से घबराकर वो एकदम से सोफे पर उठ बैठा। शायद फार्म हाउस की लाइट चली गई थी। समर ने अंधेरे में अपनी आंखों को झपका और देखने की कोशिश की। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से आशना हुई तो उसने एक इंसानी जिस्म देखा जो कालीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। भला इस अकेले फार्म हाउस पर रात के इस पहर कौन हो सकता है? इस ख्याल ने ही समर के दिल को बुरी तरह से झिझोड़ कर रख दिया था। फिर अचानक से समर को माली बाबा की बेटी का ख्याल आया। उसने फौरन ही साइड टेबल पर रखी हुई माचिस को हाथ बढ़ाकर उठा लिया और जल्दी से उसकी तीली को सुलगाया। अचानक से पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। वो सहमा सहमा उस इंसानी जिस्म के करीब जाने लगा। बिल्कुल, उसका शक बिल्कुल ठीक था। फर्श पर पड़ा हुआ जिस्म एक लड़की का ही था। शायद इस लड़की ने रंग बिरंग के कपड़े पहन रखे थे और उसकी चोली और घाघरा बहुत ही नफीस था। उसकी नाजुक सी कमर पर बंधा हुआ खूबसूरत तलाई कमरबंद था जिसमें से सतरंगी रोशनी पूरे कमरे में झिलमिला रही थी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो लड़की इस वक्त खून में तितर बितर थी। समर ने डरते डरते उसके जिस्म को हिलाया मगर उसने कोई हरकत ना की। ऐसा लगता था कि किसी ने मार मार कर उस बेचारी का खूबसूरत चेहरा कुचल दिया हो। कातिल जो कोई भी था बड़ा ही शफाक था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि ये लड़की आखिर थी कौन? ये माली बाबा की बेटी तो हरगिज नहीं थी। ये सोचकर समर के माथे पर पसीना आ गया। इससे पहले कि समर कुछ और सोचता, अचानक मुर्दा लड़की में हरकत हुई और उसने समर का हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, मैं मरना नहीं चाहती, मगर देखो मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। मुर्दा लड़की को यूं जिंदा होते देखकर समर का दिल हलक में अटक गया। उसके होठों से एक दबी दबी चीख निकली और वो अपने कपकपाते हुए हाथों से पीछे की जानिब हट गया। वो बुरी तरह से डर गया था। पहले उसे ख्याल आया कि ये किसी की घिनौनी साजिश हो सकती है। शायद अतीक और उर्वा मिलकर उसे किसी बेगुनाह के कत्ल में फंसा रहे हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अतीक और उर्वा को मेरे इस फार्म हाउस का इल्म नहीं। जरूर ये कोई और ही माजरा है। समर ने खुद को ढारस दी और हाँफते कांपते हुए फिर से सोफे पर बैठ गया। अचानक से लाइट आ गई और पूरे कमरे का माहौल रोशन हो गया। नशिस्त गाह का कालीन जिस पर अभी कुछ देर पहले एक लाश पड़ी हुई थी वो बिल्कुल खाली और साफ सुथरा था। दूर दूर तक उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। वो जल्दी से उठा और भागकर सारे कमरे चेक किए मगर उसे कहीं भी कोई गैर मामूली बात नजर न आई। वो मेन डोर की जानिब भी गया मगर वो भी लॉक था। खौफ और बेचैनी के मारे समर को रात भर नींद न आई। सुबह होते ही वो गांव से चला गया। उसने फार्म हाउस के नौकरों को बुलाया और दोबारा से अपने काम पर आने के लिए कहा मगर सबके सब नौकरों ने इनकार कर दिया। उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि फार्म हाउस अब असेब ज़दा हो चुका है और यहाँ पर रूहों का बसेरा हो गया है, लिहाजा वो यहाँ काम करने से कासिर हैं। उन नौकरों ने समर को यह भी बताया कि माली बाबा की बावली बेटी गुम होने की वजह से इस फार्म हाउस पर भूतों ने बसेरा कर लिया है, क्योंकि अपनी बेटी के गुम हो जाने के बाद माली बाबा काफी अरसे तक बीमार रहने के बाद यही खांस खांस कर मर गए। उनकी मौत के बाद फार्म हाउस में अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। उन सबको अपनी जान प्यारी थी, लिहाजा वो सब वहां से भाग गए थे। समर किसी पत्थर की तरह बेजान उन नौकरों की बातें सुने जा रहा था। उसको किसी भी तरह से नौकरों की बात पर यकीन आ रहा था, मगर आज उसने पूरा तहैया कर लिया था कि वो ये पूरी सरार गुत्थी सुलझाए बिना हरगिज वापस शहर नहीं जाएगा। खैर, जैसे तैसे करके समर ने नौकरों को दोबारा काम करने के लिए मना लिया। आधा दिन गांव में घूमने के बाद
शाम को जब वो फार्म हाउस पर वापस लौटा तो पूरा फार्म हाउस किसी शीशे की तरह चमक रहा था। नौकरों ने फार्म हाउस की अच्छी तरह से सफाई की और मासी शादा ने रोटियां भी बनाकर रख दी थी। वो आज ना चाहते हुए भी अकेला बैठकर खाना खाने पर मजबूर था। वो उस वक्त अपने लॉन में बैठा हुआ लकड़ी के खूबसूरत झूले को देखे जा रहा था। अरे मासी शादा, बाबा ने ये शौक कब से पा लिए? इतना कहकर समर अपनी जगह से उठा और उस झूले पर जाकर दराज हो गया। कितनी मजे की चीज है ना। और इस पर बिछा हुआ ये गद्दा किसी मखमल की तरह नरम है। समर ने अपना हाथ गद्दे पर फेरते हुए कहा, मगर अचानक ही उसे गद्दे पर किसी चीज का एहसास हुआ। उसने बेख्तियार ही वो चीज उठाई और उसे देखने लगा। मगर ये क्या? ये तो वही कमरबंद था जो कि कल रात उस लड़की की कमर पर बंधा हुआ था। कल रात वाले वाकये का ख्याल आते ही उसने घबराकर वो कमरबंद छोड़ दिया, जो झनकारता हुआ जमीन पर जा गिरा। उफ मेरे खुदा, इसका मतलब है कि कल रात यहाँ जो कुछ हुआ वो तेजी से भागता हुआ फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गया। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसे एक मुतरन्नम सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई हल्के पांव से भागता हुआ दूसरे कमरे की जानिब गया हो। वो बेख्तियार आवाज की सिमत भागा। उसने वाज़े तौर पर पायल और चूड़ियों की झनकार सुनी थी, मगर ये जो कोई भी था, समर उसे देखने में नाकाम रहा। कमरे में दाखिल होते ही वो ऊंची आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो, फौरन से मेरे सामने आ जाओ। उर्वा, अतीक, तुम मेरे साथ घिनौने खेल मत खेलो। मैं जानता हूं कि तुम लोग यहीं पर हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन समर की आवाज अपनी ही बाज़गश्त में गुम होकर रह गई। एक जनाना सी हंसी और पायल की छनकार फिर से समर के कानों में सुनाई दी। मैं जानता हूं तुम जो कोई भी हो, मैं किसी भी ओछे हथकंडे से डरने वाला नहीं। तुम लोग जो मर्जी चाहे कर लो, मुझे तुम लोगों का असली रूप पता चल गया है। खैर जो कोई भी है खुद ही यहाँ से दफा हो जाएगा। इतना कहकर समर ने टेबल पर पड़ी हुई चंद किताबें उठाई और अपने कमरे में आकर लेट गया। किताबें पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई। इस बात का एहसास समर को उस वक्त हुआ जब उसे कमरे में गैर मामूली ठंडक का एहसास हुआ। वो अचानक से हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरे यार, ये मौसम सरमा में इतनी शिद्दत कब से होने लगी? वो अपने बिस्तर से उठकर चादर ढूंढने लगा। अचानक से समर को दबी दबी सी सरगोशियों की आवाज सुनाई दी और एक बार फिर से पूरे कमरे में पायल की झनकार गूंज उठी। ये आवाज समर को साथ वाले बेडरूम से आ रही थी। वो दबे पांव उस कमरे की जानिब बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो एक लम्हे के लिए समर हैरान रह गया। ये कमरा अंदर से निहायत हसीन और रोशन था। खुशबू की एक तेज लहर समर के नाक से टकराई। सामने वाला मंजर इंतहाई हैरत अंगेज था। कमरे के वस्त में बिछे हुए एक पलंग पर एक मर्द चित लेटा हुआ था, जबकि उसके पास ही ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस एक बंजारन खड़ी हुई थी। उस मर्द ने औरत की कलाई थाम रखी थी, जबकि वो औरत खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर अगले ही लम्हे वो औरत बोल उठी, बाबूजी, मैं बंजारन जरूर हूँ, मगर विवाह से पहले मैं इस सब संबंध को पाप समझती हूँ। अगर मैं तुम्हें इतनी ही अच्छी लगती हूँ तो मुझे मेरे बाबा से मांग लो। लेकिन मर्द पर तो शायद हवस का भूत सवार था। वो औरत की मज़ाहमत की परवाह किए बगैर मुसलसल उसे अपनी जानिब खींच रहा था। अरे पगली, जब प्रेम किया है तो डरना क्या? हमारे दिल तो मिल चुके हैं, बस अब इन जिस्मों को भी मिलने दो। भला प्यार को पाप का नाम दे रही हो? अरे नहीं बाबू नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है। हम गरीब जरूर हैं, मगर पेशावर नहीं। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, शायद इसलिए तुम्हारे पास भागी चली आई। भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। समर ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। न जाने क्यों उसे मर्द की आवाज कुछ आशनासी महसूस हुई। वो अभी तहय्युर की भूल भलैयों में मशगूल था कि अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो किसी की तन्हाई के लम्हात को देख रहा है। उसे शर्म सी महसूस हुई और उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया।
उसने अपने फूले हुए सांस को हमवार किया और फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। तुम जो कोई भी हो, होशियार हो जाओ, मैं इस घर का मालिक हूं और अंदर आ रहा हूं। समर ने जोर से पुकारा और अगले लम्हे ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये क्या? अंदर का मंजर देखकर समर पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। कमरे में तो कोई भी मौजूद ना था। बिस्तर की चादर भी बेशिकन थी। जहां अभी कुछ देर पहले एक फिल्मी सीन चल रहा था, वहां पूरा का पूरा कमरा खाली नजर आ रहा था। कमरे में किसी को मौजूद ना पाकर समर का सर चकराने लगा और वो काफी देर सोचने के बाद दोबारा से अपने कमरे की जानिब लौट गया। उसकी तमाम रात परेशानी में गुजरी। कभी उसे खुशबू के झोंके आते महसूस होते, तो कभी पायल की छरक सुनाई देती, कभी चूड़ियों की झनकार उसके कानों के करीब, तो कभी उस मर्द की आवाज समर को पागल किए रखती। जब वो सुबह नींद से उठा तो उसका सर चकरा रहा था। वो नींद से उठते ही सीधा मासी शादा के पास चला गया, जो उस वक्त नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। अरे अम्मा, यहाँ कहीं आसपास बंजारों ने पड़ाव डाला है क्या? समर के मुंह से ये बात सुनकर मासी शादा के हाथ लरज गए। नहीं बेटा, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। ये बताओ, आज तुम नाश्ते में क्या पसंद करोगे? लेकिन समर ने कोई जवाब ना दिया। वो अपने हाथ सर पर रखकर किचन में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा, यकीन कीजिए, मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। कल मुझे यहाँ एक बंजारन और एक मर्द नजर आया। शायद वो घर खाली समझकर अंदर आ गए थे। माली बाबा की बेटी भी गुम हो गई थी। जिस रोज मैं यहाँ आया, मैंने उसे घर के मेन डोर पर बैठा हुआ देखा। वो सीढ़ियों पर बैठी हुई रो रही थी। अरे क्या कह रहे हो बेटा? वो बावली तो कब से गुम हो चुकी है। मासी शादा का मुंह देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका रंग जर्द पड़ गया है और शायद समर की बात सुनकर उसे हैरत का एक जोरदार झटका लगा है। समर को एहसास हो गया था कि मासी शादा उससे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। अब उसे इस मामले को खुद ही हल करना होगा। जब रात हुई तो समर पूरी तरह से तैयार था। उसने आज रात सोने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। उसने कॉफी का थर्मास भरकर अपने पास टेबल पर रख लिया और अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल भी। उसका इरादा था कि आज रात वो 9 सरबाजों को जरूर सबक सिखाएगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। घड़ी ने जैसे ही 1 बजाया तो समर की आंखें नींद से बोझल होने लगी और वो देखते ही देखते दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। रात के किसी पहर समर की अचानक से आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पूरा कमरा किसी बर्फ की तरह ठंडा हो चुका हो। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी तवज्जो उन सरगोशियों ने अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली जो साथ वाले कमरे से आ रही थी। वो दबे पांव उठा और उन सरगोशियों की जानिब बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो आज फिर से उसके सामने वही मंजर था। मर्द तो वही था, लेकिन बंजारन की जगह आज एक दूसरी लड़की थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माली बाबा की वो पागल बेटी ही थी। ये मंजर देखकर समर ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को शूट कर दूंगा। इतना कहकर समर ने फिर से कमरे का दरवाजा पटका, मगर इतनी देर में कमरा मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका था। वो अपनी आंखें फाड़े हैरत ज़दा होकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे दूसरे कमरे से आवाज सुनाई दी। वो बेख्तियार होकर पीछे की जानिब भागा, लेकिन अब की बार उसे वो बंजारन नजर आई जो कि नशिस्त गाह के ऐन वस्त में खड़ी हुई थी। बाबूजी, भगवान के लिए मेरी मोहब्बत को गुनाह मत बनाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भगवान के लिए मुझे अपना लो। इस मासूम को अपना नाम दे दो। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझसे विवाह कर लोगे। वो बेसाख्ता किसी मर्द से बात कर रही थी, लेकिन मर्द का चेहरा दीवार की जानिब था। वो बेजान किसी बुत की तरह उस बंजारन की बातें सुन रहा था। लड़की ने भागकर उसके पैर पकड़ लिए और उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उस मर्द ने उसे कोई जवाब ना दिया, बल्कि अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकालकर लड़की के मुंह पर दे मारी। मुझे क्या पता कलमुही, तू किसका गुनाह मेरे सर थोप रही है।
तेरी जैसी मक्कार औरतों का क्या भरोसा, पता नहीं किस किस मर्द का दिल बहलाती रही हैं। चल पैसे उठा और यहाँ से दफा हो जा। मर्द की ये बात सुनकर वो लड़की फिर से तड़प उठी। उसने फौरन ही मर्द का गिरेबान पकड़ लिया और हज़ियानी अंदाज में चीखी, हर जाई पाखंडी, कहाँ गए तेरे प्रेम पुत्र? वो कस्में, वो वादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरा असली चेहरा पूरे गांव भर को दिखाऊंगी। तूने मेरी जिंदगी और मेरी कोख दोनों को उजाड़ दिया। याद रख, मेरा कबीला तुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वो बंजारन उस मर्द को जोर जोर से झंझोड़ने लगी। फिर अगले ही लम्हे वो हुआ कि जिसे देखकर समर को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो मर्द अचानक से मुड़ा और आतिशदान के करीब पड़ी हुई सलाख उठाकर उस लड़की पर टूट पड़ा। वो लड़की के चेहरे और सर पर मुसलसल वार कर रहा था। जलील बंजारन, तू मुझे बदनाम करेगी, मेरी इफ़्फ़त के लिबादे को तार तार करेगी। देख, मैं तुझे अभी जहन्नुम रसीद करता हूँ। मेरा नाम मलिक हयात है। तेरी जैसी दो टके की औरतें कतारों में मेरे सामने खड़ी रहती हैं। तू क्या समझती है मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? मैं तुझे यहीं गाड़ूंगा। इतना कहकर वो मर्द उस औरत के चेहरे और सर पर जरबे लगाता रहा। ये मंजर देखकर समर तो जैसे पागल हो गया था। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मलिक हयात, मलिक हयात तो मेरे बाबा का नाम है। ये मेरे खिलाफ क्या साजिश हो रही है? आखिर कौन है जो हमें बदनाम करना चाह रहा है? ये सब कोई फिल्म थी या हकीकत? वो अभी इन्हीं सोचों में था कि मर्द ने अचानक से अपना रुख बदला। समर ये देखकर हैरान हो गया कि उसके बिल्कुल सामने उसका बाप खड़ा हुआ था, उसका आइडियल बाप। मगर वो ये नहीं जानता था कि जिस बाप को उसने आइडियल बनाया है, आज उसका सफाकाना रूप भी देखेगा। उस बंजारन लड़की का बेजान लाशा कालीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसकी खूबसूरत बेजान सब्ज आंखों में एक तहय्युर था। समर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके वालिद को माशरे भर में लोग देवता की तरह पूजते थे और उसकी पारसाई की कस्में भी खाते थे। माँ के गुजर जाने के बाद उसने समर की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन असल में उसका रूप क्या था, समर को आज सब हकीकत का अंदाजा हुआ। समर ने फौरन ही अपना सर पकड़ा और चकराकर जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो नशिस्तगाह पूरी तरह से खाली थी। न जाने क्यों आज समर को अपनी ज़हनी हालत पर शक होने लगा था। वो फर्श से उठा और भागता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, मगर सामने का मंजर काबिले दीद था। वो एक लम्हे को शशतर रह गया। सामने गरासी में गुलाब की क्यारों के पास जमीन बुरी तरह से शक हो गई। देखते ही देखते उसमें से 3 लड़कियां बरामद हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो गुलाबों की क्यारी दर हकीकत उन लड़कियों का मरकज थी। वो लड़कियां जमीन से बरामद हुई और समर के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। ये सारी लड़कियां नौजवान और खूबसूरत थीं। इनमें से एक लड़की माली बाबा की बावली बेटी भी थी। वो इन तीनों को मुख्तलिफ औकात में अपने फार्म हाउस पे होने वाले वाकयात में देख चुका था। इन लड़कियों को देखकर समर के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। उसने इस मंजर को बेयकीनी से देखा और अपने सर को झटकते हुए खुद से ही बोलने लगा, लगता है मैं किसी दिमागी मर्ज का शिकार हो गया हूँ। मैं तो रूहों पर जरा भी यकीन नहीं रखता, मगर ये सब लोग मेरे सामने कैसे आ मौजूद हुई? समर पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था, मगर ये सब ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत था। समर की इस कैफियत को देखते हुए बंजारन आगे की जानिब बढ़ी और किसी सांप की तरह पुकारते हुए बोली, तेरा बाप अभी चंद लम्हों में यहाँ पहुंचता ही होगा। कल रात तुझे बस में करके हमने उस बेगैरत को इधर आने के लिए बोला है। उसे अपने पापों का हिसाब देना ही होगा। वो बंजारन किसी घुसीली नागिन की तरह पुकार रही थी कि अचानक बाहर मेन गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अगले ही लम्हे फार्म हाउस का गेट खुला और मलिक हयात की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। समर ने उन्हें देखते ही वहां से पीछे हटने का इशारा किया, मगर उसके हाथ पांव सुन हो चुके थे। मलिक हयात गाड़ी से उतरते ही तेज तेज कदम उठाते हुए समर की जानिब बढ़े। अरे बेटा, तुम्हें क्या हो गया था?
कल मासी शादा ने मुझे फोन करके बताया कि समर की तबीयत कुछ ठीक नहीं और वो यहाँ फार्म हाउस पर है। मलिक हयात खान ने सिकंदर को दूर से ही देखते हुए बोला, मगर जैसे ही वो समर के करीब आया तो खौफ से उछल पड़ा। तुम तीनों तो मर चुकी हो। मैंने तुम तीनों को अपने हाथों से जहन्नुम रसीद किया था, मगर तुम यहाँ कैसे मौजूद हो सकती हो? लड़कियों को देखते ही मलिक हयात खान गुस्से से चीखा। इससे पहले कि मलिक हरकत में आता, समर बोल उठा, बाबा, आपने ये गुनाह और मुसीबत का रास्ता क्यों अपनाया? हमारे मजहब ने आपको निकाह का हक दिया था। क्यों आपने इन लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया और उनकी जान ले ली? बेटा मुझे माफ कर दो। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। मैं तुम सब से भी माफी मांगता हूँ। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है। मैं इंसान से भेड़िया बन गया था। शायद तुम्हारी माफी मेरे अमाल में मौजूद गुनाहों को छाड़ दे। इतना कहकर मलिक हयात जोर जोर से रोने लगा। मलिक हयात को यूं रोता देखकर वो तीनों लड़कियां गुस्से से तिल मिला उठी। क्या कहा? तुम्हें माफ कर दें, जिसने ना सिर्फ हमारे जिस्म दागदार किए हैं बल्कि हमारी रूह को भी जख्म दिए। हम मरकर भी भटक रही हैं। इतना कहकर बंजारन आगे बढ़ी। ये पगडंडी तो ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे बच्चे का भी कातिल है। वो मेरा मासूम बच्चा जो इसके कारण इस दुनिया में ना आ सका। मैं भले अपना खून तुझे माफ कर दूं, मगर अपने बच्चे का खून तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बंजारन की बात सुनकर मलिक हयात घुटनों पर बैठ गया। इतने में माली बाबा की बेटी भी आगे बढ़ी। इस हवस के दरिंदे ने मेरे बाबा को कई हफ्तों के लिए शहर भेज दिया और पीछे खुद इस फार्म हाउस पे रहा। मेरे साथ मुंह काला करता रहा। एक रात जब मैंने इससे रोते हुए कहा कि मैं अपने बाबा को सब कुछ बता दूंगी, तो उसने मुझे जिंदा ही इन गुलाब की क्यारियों में दफन कर दिया। मेरे बाबा ने मुझे हर जगह तलाश किया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि मैं इसी ही घर में जिंदा दफन कर दी गई हूँ। आखिर मेरे गम में मेरे बाबा तड़प तड़प कर मर गए। इतना कहकर वो मलिक हयात की जानिब खूंखार नजरों से देखने लगी। खुदा के लिए बस करो। मैं बेबस था, मैं मजबूर था। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मेरी मजबूरी को समझो। बेटा समर, तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद मैं पैसे से ही जिस्म खरीदता रहा। जब मेरी हवस अरूज पर पहुंच गई तो आखिर ये गुनाह भी मुझसे सरजद हो गया। मैंने इन लड़कियों से बहुत कहा कि मुझसे पैसा ले ले, मगर ये ना मानी। आखिर मुझे मजबूरन ये इंतहाई कदम उठाना ही पड़ा। इतना कहकर मलिक हयात ने अपना सर झुका दिया। मगर क्यों बाबा, ऐसी क्या मजबूरी थी? आप दूसरी शादी भी तो कर सकते थे। ये एक हिलाल रास्ता था। चाहे हमारी वादा फौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको पूरा हक था कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे। क्या आपके लिए बस यही एक गुनाह का रास्ता बचा था जो आपने जुल्म पे जुल्म किए? मुझे आपको अपना बाप कहने में भी घिन आ रही है। नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। तुम्हारी माँ की वफात के बाद मैं कितना अकेला हो गया था। काश कि मैं ये गुनाह ना करता। आज मुझे बहुत ही नदामत हो रही है। शायद मैं अंदर से एक कमजोर इंसान था और शायद शैतान भी मेरी ताक में था। बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि मैं खुद शैतान बन गया था। न जाने मैंने अपनी हवस के पीछे कितनी मासूम जिंदगियां उजाड़ी हैं। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए मलिक हयात ने एकदम से अपने सीने पे हाथ रखा और नीचे जमीन पर गिर गया। बाबा आपको क्या हुआ? समर मलिक हयात की तरफ दौड़ा, मगर मलिक हयात ने उसे आगे आने से रोक दिया। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा। किसी ने सच ही कहा है कि मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। काश मैं अपने दीन का रास्ता छोड़कर इस बुरी राह पर ना चला होता। इतना कहकर मलिक हयात ने अपनी आंखें बंद कर दी और ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं इन सब से आपके लिए माफी मांगूंगा। खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़ के मत जाए। समर जोर से चिल्लाया, मगर मलिक हयात के जिस्म में कोई जंबिश ना हुई। उस रोज समर फूट फूट के रोया और अपने नसीब को कोसता रहा। देखो, मैं तुमसे अपने बाप के गुनाहों की माफी तलब करता हूँ। खुदा के लिए उसे माफ कर दो।
समर ने रोते रोते अपना सर ऊपर की जानिब उठाया तो वहां कोई भी मौजूद न था। उन तीनों लड़कियों की रूहें गायब हो चुकी थी। शायद उन्हें मालूम था कि उनका इंतकाम पूरा हो चुका है। उनकी इज्जतों का लुटेरा और उनकी जिंदगी का कातिल मलिक हयात इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। आखिर गुनाहों और बुराई की भयानक रात आज खत्म हो चुकी थी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।